नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज की चर्चा में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। एक तो आपातकाल की 50वीं सालगिरह है, ये 25 जून को पूरा हुआ है 50 साल, और उस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को लेकर कुछ विवाद जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में जो बहुत ज़्यादा वोटर परसेंटेज में, नए वोटरों के परसेंटेज में जो उछाल आया, और उसको लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें नेता प्रतिपक्ष जो कि एलओपी हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उसके ऊपर बहुत तीखा प्रहार किया है। और इसके अलावा इस विषय पर न्यूज़ लॉन्ड्री की अपनी कई सारी खोजी रिपोर्ट आई हैं, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां इलेक्शन कमीशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कुछ हमारे सामने उभर कर आई हैं। बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका इस्तेमाल गड़बड़ियां फैलाने के लिए किया जा सकता है, ऐसा हमें दिखता है। और इस पर जो बातचीत होगी हमारी, उस पर ख़ास तौर पर बातचीत में अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री की स्टार रिपोर्टर सुमेधा मित्तल है। सुमेधा ने कई सारी स्टोरीज इस पर की हैं, तो हम बातचीत आज जब करेंगे तो अब जानेंगे इस पूरे मसले के जो बारीक पहलू हैं वो क्या हैं, कैसे ये पूरी प्रक्रिया काम करती है, कैसे इलेक्टोरल रोल जो है, जो मतदाता सूची है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे दो और साथी हैं, आनंद वर्धन और शार्दुल। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। हेलो। और साथ में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी हृदय जोशी। हृदय आज बाहर, हृदय क्या पहाड़ों के ऊपर तरफ कहीं चले गए हैं आप? जी बिल्कुल, अभी मैं उत्तराखंड में हूँ। शुक्रिया। तो थोड़ी देर में हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं संतोष सिंह, वो भी जुड़ेंगे पटना से। जो बहुत सारी जानकारियां हैं उनमें से एक दो मैं तुरंत आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, और उसके बाद शार्दुल आपको जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं वो बताएंगे। पहला जो एक जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है इस समय चल रहा है, वो ई वेस्ट के ऊपर आधारित है। आपको पता है भारत अपने ही द्वारा पैदा किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जो कचरे के ढेर में धीरे 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 डूबता जा रहा है। इसके जो निस्तारण की प्रक्रिया है वो बहुत व्यवस्थित नहीं है, बहुत साइंटिफिक नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, इससे बहुत तरह तरह की समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसमें स्मार्टफोन से लेके, टेलीविज़न सेट से लेके, सर्वर से लेके आपका मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि पैदा कर रहे हैं एक कचरा। और इस मामले में भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि लगातार अपना ये फुटप्रिंट जो है ई कचरे का बढ़ाता जा रहा है। इस जहरीले कचरे की बढ़ती मात्रा को संभालने के लिए एक बहुत व्यापक प्लानिंग की ज़रूरत है। और अभी जो चीज़ें इस प्रक्रिया में हो रही हैं इसको निपटाने के लिए, वो बहुत ही चिंताजनक हैं। उसमें एक किस्म का एक भ्रष्टाचार और नेक्सस भी एक पैदा हो गया है, जो कि इस पूरे जो लूप होल्स है, या आप कहें कि जो एक किस्म का कन्फ्यूज़न है पॉलिसी को लेकर, उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो इस पर हमारी ये पूरी सीरीज़ है जो कि हमारे रिपोर्टर शिव नारायण राजपुरोहित कर रहे हैं, और इसका एक दो हिस्सा आपके सामने आ भी चुका है। बाकी इस सीरीज़ की बाकी रिपोर्ट्स जल्दी आपके पास होंगी। और एक बड़ी दिलचस्प जानकारी, लेट्स टॉक अबाउट, हमारा जो कि लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट है, एक बार फिर से आने वाला है। और कई महीनों के बाद हमारे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर थे वो हमसे लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि भारत में जो ट्रांसजेंडर के मुद्दों पर एक गहन चर्चा और लेट्स टॉक अबाउट के तहत इस पर बात होनी चाहिए। बहुत जल्द ही ट्रांसजेंडर्स के मुद्दों पर हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री का ये पॉडकास्ट आने वाला है। इसमें हम ट्रांसजेंडर समुदायों की, उनकी शब्दावली, जो पूरे ट्रांसजेंडर आंदोलन है पूरी दुनिया में, इससे जुड़े जो कानून हैं, इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे। और इसमें हमारे दो जो सब्सक्राइबर साथी हैं, पृथ्वी और देवाश्री, इनको ख़ास तौर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने हमें बार बार प्रेरित किया इस पॉडकास्ट के लिए। और पृथ्वी तो इस पॉडकास्ट में एक पैनलिस्ट के तौर पर भी मौजूद रहेंगे। और ये जो पॉडकास्ट है
पे वॉल के पीछे रहेगा, ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो पॉडकास्ट है पे वॉल के पीछे होगा। इसके अलावा बाकी सारे पॉडकास्ट भी हमारे अब पे वॉल के पीछे हैं, चर्चा भी पे वॉल के पीछे है। अब ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। तो आप अगर चाहते हैं, आपको पसंद है हफ्ता, चर्चा, ये सारे पॉडकास्ट, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन न्यूज़ लॉन्ड्री का ले लें। बहुत आसान तरीका है। आपको मेरे पास ये बगल में एक QR कोड भी दिखेगा। इसके अलावा आप www.newslaundry.com पर जाएं और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करके भी न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी अब तक। और हवा का हक हमारा कैंपेन चल रहा है, देश की हवा, नॉर्थ इंडिया के तमाम शहरों की हवा बदलने का अभियान। इससे भी आप जुड़ें। शार्दुल, इस हफ्ते की जो सुर्खियां हैं एक बार आप जल्दी से बताएं और फिर हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। जी अतुल, तो पिछले हफ्ते हमने ईरान पर विस्तार से बातचीत करी थी और चर्चा रिकॉर्ड करने के अगले ही दिन अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु फैसिलिटीज़ पर, उनके केंद्रों पर बमबारी करी जी। और इसके बाद युद्ध की काफ़ी संभावना लगने लगी थी और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में, कतर में ख़ास तौर से, अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर मिसाइलें दागी। लेकिन तब भी जैसा देखा गया, ईरान ने थोड़ी संयम बरता। उन्होंने सूचना पहले दे दी थी जवाबी कार्रवाई की। इजराइल पर भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया था कि उन्होंने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। इसके बाद उन्होंने, अमेरिका ने इजराइल और ईरान से युद्ध विराम करने को कहा, उन्हें टेबल पे लाए। ट्रंप ने इसे अपनी नीतिगत विजय भी बताया, शांति के मसीहा के तौर पर। हाँ, वो उन्होंने फिर से दावा भी किया कि भारत पाकिस्तान की संधि भी उन्होंने ही कराई थी युद्ध विराम की। और उनकी ये टिप्पणी इस कॉन्टेक्स्ट में आई थी कि वो अपने लिए डिमांड कर रहे थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिल रहा। बम मार के नोबेल पीस प्राइज के जो दावेदार हैं। खैर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग ने ये कहा कि उसकी जो मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया है बहुत ट्रांसपेरेंट है और सारी पार्टियों को वो सूची सौंप दी जाती है। अब ये बात अपने आप में पूरी तरह से सच है, लेकिन एक तरह से ये आधा सच भी है, क्योंकि आपको बनाकर सूची सौंप दी गई, आप तीनों इंटरेस्टेड पार्टी हैं, लेकिन ये बनी जब है, जिस प्रक्रिया से बनी है, उसमें क्या गड़बड़ियां हो सकती थी उसके बारे में ना आपको पता है, ना आपको पता है, ना इनको पता है। सुमेधा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अपनी जो पूरी रिपोर्ट है इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बताएं और जो पिछली फाइंडिंग्स पिछले बार भी रही उसके बारे में बताएं, ताकि लोगों को एक चीज़ समझ में आए कि यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हैं वो क्या हैं और जो चुनाव आयोग अपनी तरफ से सफाइयाँ दे रहा है उसमें क्या वो कन्विंसिंग है। एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या अपनी बात से लोगों को मुतमईन कर रहा है, लोगों को ये भरोसा दे पा रहा है कि हाँ वो ईमानदार, तटस्थ और अपने पूरे कामकाज में बहुत पारदर्शी है। हमने जो पहले एक सीरीज़ की थी ब्रोकन बैलेट्स, वो उसमें हम 3 विधानसभा, जैसे आपने हम बताया, हम गए थे। उसमें हमने देखा था कि एक तरीके से गलत उन वोटर्स के, बहुत लेजिटिमेट वोटर्स के नाम काटे जा रहे थे। हाँ। और इस बार हमने जो देखा है, अभी इस बार हम ग्राउंड पे नहीं गए हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जितने वोटर ऐड हुए हैं वो फेक हैं या नहीं हैं, बट हमने ये देखा है कि जब हम नागपुर साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कुछ 350 से ऊपर बूथ्स हैं, हमने सबका वोटर रोल्स डाउनलोड किए, फिर हमने उसमें से देखा कि हर बूथ पे कितना एडिशन हुआ है और कितना डिलीशन हुआ है। तो तब हम ये सामने आया कि कुछ 29,000 से ऊपर वोटर्स ऐड हुए हैं। अब चुनाव आयोग ये बोलता है कि 4% से ज़्यादा एडिशन नहीं, थोड़ा सस्पिशियस है, और 2% से ज़्यादा डिलीशन सस्पिशियस है। इसका एक कारण ये है क्योंकि ये जो नंबर्स, ये जो थ्रेशहोल्ड जिसे हम कह सकते हैं, ये डिसाइड किए गए हैं इंडिया के बर्थ रेट और डेथ रेट को ध्यान में रखते हुए। और इसी वजह से वो बोलते हैं कि जो इंक्रीज इन वोटर है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन के पैरेलल में होना चाहिए। एंड इंडिया का बर्थ रेट क्योंकि ज़्यादा है डेथ रेट से, इस वजह से रेट ऑफ एडिशन का जो थ्रेशहोल्ड है वो 4% रखा गया है और डिलीशन का 2% रखा गया है। अब इस चीज़ के लिए चुनावी प्रक्रिया कमजोर हुई है और चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन के भीतर भी लोग इस बात को मानते हैं कि कई मायनों में जब इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी चाहिए ठीक से नहीं होता, और ढिलाई जब हो रही है तो उसमें एक्शन भी ठीक से नहीं होता और बराबर एक्शन निष्पक्ष रूप से नहीं उठाए जाते। ये बातें आती हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अब जो दूसरी बात आपने अभी बताई उसको थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं, शायद आपने मतलब
अनजाने में या ये बात अपडेट नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने न केवल राहुल गांधी की बात को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि वो ये भी कह रहा है कि हमने तो उन्हें इनवाइट किया था बातचीत के लिए। आपने कहा ना कि उन्होंने इनवाइट किया है, वो कह रहे हैं कि हमने इनवाइट किया था भाई उन्हें यहाँ बातचीत करने के लिए, उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, और अभी जो है वो लोगों में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा सुमेधा की स्टोरी जो काफी एक बहुत बेहतरीन और डिटेल्ड स्टोरी है, उसमें जो बात निकल के आई है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने और उनके जो दूसरे शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि इससे एक सप्ताह पहले ही जो जब इलेक्शन कमीशन ने वीडियोग्राफी मना किया था कि वीडियोग्राफी का फुटेज हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 45 दिनों के अंदर अगर पिटीशन नहीं फाइल हुआ है तो उसको फिर हम नहीं पब्लिक में शेयर करेंगे। उसका इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस 1961 जो है उसका, उसमें रूल्स का हवाला दिया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उन्होंने कहा था कि एक तो है कि ये चुनाव प्रक्रिया की में जो वोटर की गोपनीयता है उसको रखने के लिए, और भी 2-3 कारण दिए थे। तो उस समय राहुल गांधी का ने कहा था कि ये तो स्पष्ट मैच फिक्स्ड है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता, वो क्या कह रहे हैं मैटर करता। भाई अगर आपके सामने खासतौर से पब्लिक सिस्टम से जुड़े हुए, जो तंत्र से जुड़े हुए, जो खासतौर से जनतंत्र के मूलभूत कलपुर्जे हैं, उनसे जुड़े हुई बात पर अगर सवाल उठ रहा है तो कौन कह रहा है ये मैटर नहीं करता, क्या कहा जा रहा है वो मैटर करता है, वो उस बात में कितना प्रामाणिक है वो चीज़, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो एग्जाम्पल सुमेधा ने जो रिपोर्ट के बारे में बताया, तो देखिए ये चीज़ गड़बड़ इसलिए भी है, ये डिपेंड नहीं करता कि कहाँ हो रहा है, स्टैटिस्टिकल एनामली है। अगर स्टैटिस्टिकल एनामली आपके आ रही है, सांख्यिकी के नियमों पर वो खरा नहीं उतर रहा और आपके कागज़ में रूल हैं, तो दिक्कत ये है कि वो नियम फॉलो क्यों नहीं हो रहे। आप अपने तंत्र को ऐसा क्यों नहीं बना रहे कि वो चलता रहे। भाई रिफॉर्म एक निरंतरता में होने चाहिए। रिफॉर्म एक बार हो गया तो बस अब खाट बिछ गई, अब लेट जाओ उस पर, ऐसा नहीं हो सकता। उनमें निरंतरता चाहिए और समय के साथ। हमारा जो अगला विषय है वो इमरजेंसी के ऊपर हमने बात की, जैसे शुरू में कि इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह थी 25 जून को। सबसे पहले मैं संतोष जी आप ही की राय जानना चाहूँगा कि आज जब खासकर मैं देख रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस 25 तारीख से लगातार 2-2, 3-3 पेज के फुल कवरेज पुरानी कहानियों के निकाल रहा है, तो क्या हम नई कहानियों को भी उसी तरह से इस समय याद करें या अभी पुरानी कहानियों को ही देखकर पेट भरा जाए? नहीं, नई कहानियों को भी याद करें। इसीलिए आपने देखा कि हमने बहुत प्रयास करके लालू प्रसाद का भी इंटरव्यू लिया, कल छपा था लालू प्रसाद का इंटरव्यू, देखा मैंने। तो एक जो उसका एक काउंटर वॉइस था वो भी आया पूरी तरह से, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मतलब इंदिरा गांधी वाज स्टिल डेमोक्रेटिक, और वो उसको उतने होने के बाद और अभी के बारे में कह रहे हैं कि अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। हेडलाइन ही उस चीज का था जी। तो ऑफ कोर्स उसकी नई कहानी आएगी, लेकिन जब हम इमरजेंसी की चर्चा कर रहे हैं तो जो एंटी कांग्रेसिज्म था वो खुद अपने आप में एक विचारधारा बन गई थी, और एंटी कांग्रेसिज्म जो है एक आइडियोलॉजिकल फॉर्म ले चुका था। तो ये उससे भी पहले 1967 में जो संयुक्त विधायक की सरकार बनी उसमें जो है, और यहाँ तक कि वामपंथी दक्षिणपंथी सब एक साथ आ गए थे, तो वो एकोमोडेशन के पॉलिटिक्स का उसका जो आधार बना वही एंटी कांग्रेसिज्म ही बना। और तो एक पॉलिटिकल जो दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, मतलब आरएसएस को लेके नहीं लेकिन जनसंघ को तो उसका पॉलिटिकल फ्रंट मान लें, तो कि एक जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जो थी जनसंघ की, वो पहले ही से जो 60 दशक के अंत तक वो थोड़ी पिछले 25 साल की में से जब से मैं पत्रकारिता में सक्रिय हूं, मैंने देखा है कि समाजवादियों को और इनको बहुत ज्यादा दिक्कत बीजेपी के साथ नहीं है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी भी पार्टी को किसी के नेताओं को पर कहना चाहिए, बीजेपी के साथ जाने से अगर पावर में रहने को मिलता है तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। इवन कांग्रेस के भीतर के लोग, हम बात कर रहे थे एंटी कांग्रेसिज्म की वजह से ये सब गठजोड़ बना,
और बिल्कुल सही बात है ये जो आनंद ने कही, क्योंकि जब वामपंथी और जब राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार बन गई, जैसे भी समर्थन कर रहे थे, तो वो एक बड़ा अनहोली नेक्सस था, किसी ने कहा कि उसका तो खत्म होना तय ही था। तो वो एक तरह से पावर पॉलिटिक्स है, जिसको उसको पावर पॉलिटिक्स के तौर पे देखते हैं। जैसा हरदेश जी ने बोला, ये सत्ता की लड़ाई है, ये आदर्शों की लड़ाई थोड़ी है। और आदर्शों वाले सत्ता में अधिकतर नहीं आ पाते। ये सत्यता है, ये कड़वी सच्चाई है, पर ये बात सही है। दूसरी चीज, ये लोग लड़ना भी नहीं जानते। अगर आपकी सही में किसी से लड़ाई है, एक फ्रेज है, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, बट बैटल्स में बी विन बाय बेटर सोल्जर्स और बाय आइडियोलॉजी, बट वॉर्स आर वन बाय पीपल हु आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर विनिंग इट। जेपी की किताब है व्हाई सोशलिज्म, उसमें उन्होंने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया है कि जो है असहमति कोई बौद्धिक विलासिता नहीं है, ये जरूरी उत्प्रेरक है। और इस थॉट प्रोसेस के साथ आप देखिए कि उनकी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी देखिए कि जेपी लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये लोग कहाँ थे? इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी में थे, जो कि नेहरू के अंदर एक कांग्रेस का ही एक रेडिकल ग्रुप था। वहां से निकलते हैं, 50s तक दिशहरे हो जाता है, सब लोग निकलते हैं, और जेपी एक तरह से फिर बाद में अपने आप को पॉलिटिक्स से ही अलग कर लेते हैं। और व्हाई ओनली ब्लेम जेपी फॉर अप्रोप्रिएटिंग आरएसएस आइडियोलॉजी? व्हाई नॉट लोहिया? लोहिया और एमएस गोलबर्गर की मुलाकात 67 के चुनाव के बाद होती है, और दोनों के हाथ उठाते तस्वीर हैं, जिसमें कि डॉक्टर लोहिया का ग्रिम फेस है और ये गोलबर्गर मुस्कुरा रहे हैं ईयर टू ईयर। और राजनारायण कहते रह गए कि मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।